इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर पी ब्लॉक एलिमेंट्स स्टार्ट करते हैं हम लोग। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमने 11th में क्या क्या चीजें पढ़ ली थी। 11th में हमने पढ़ ली थी कार्बन फैमिली, कार्बन फैमिली और बोरोन फैमिली, ये दोनों हमने 11th में कंप्लीट कर लिए थे, 11th में पढ़ लिए थे। तो 12 में जो जो टॉपिक्स है, जैसे इसके अलावा जो भी बच गया वो सारे 12 के टॉपिक है, तो वो हम लोग इसमें कवर करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स में। तो जो चीजें हमें पता है पहले वो देख लें हम कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स को पी ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहा जाता है। तो जो जब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे एंटर करता है, एंटर्स इन पी सबसेल। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में एंटर्स करते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो क्या होते हैं, ns2 np1 से लेके 6 तक। s में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे क्योंकि p ब्लॉक एलिमेंट्स कब आते हैं, पहले s ब्लॉक एलिमेंट्स बढ़ जाते हैं उसके बाद p ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं। अगर थर्ड सेल है तो 3s2 होंगे लास्ट में, ऑटोमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और ये ns मतलब 3p1 से लेके 3p6 तक कोई भी हो सकते हैं। ये 6 क्या कहलाएंगे, हमारे 6 टोटल ग्रुप होते हैं पीरियोडिक टेबल में, ये सारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं एन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली से स्टार्ट करते हैं। तो नाइट्रोजन फैमिली में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, तो नाइट्रोजन फैमिली में हमें याद है, ये तुम लोगों ने याद किया होगा, कैसे पता नहीं, मैंने याद किया ऐसे, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बीमार। ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। नाइट्रोजन इसका नाम क्या है, इसका नाम है नाइट्रोजन, इसका नाम है फास्फोरस, फास्फोरस, आर्सेनिक, आर्सेनिक, एंटीमनी, एंटीमनी एंड लास्ट वन इज बिस्मथ। ये सारे कौन से हैं, ये सारे नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट है। कौन से ग्रुप में ये लाई करता है, तो ग्रुप नंबर क्या है इसका, तो ग्रुप नंबर इसके होते हैं, ग्रुप नंबर नाइट्रोजन फैमिली के होते हैं 15th ग्रुप। कैसे हम ग्रुप नंबर निकालते हैं, तो हमें पता है पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक टेबल ऐसे होता है, ऐसे होते हैं पीरियोडिक टेबल, इधर 2 s के होते हैं, इधर 6 p के होते हैं, बीच में 10 d के होते हैं। तो जब हम s से p ब्लॉक एलिमेंट्स की तरफ जाए तो पहले 2 हमें s के भरने पड़ेंगे, बाकी 10 हमें d के भरने पड़ेंगे, फिर p के भरने पड़ेंगे। तो ये p में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं नाइट्रोजन में जाने पे, पहले बोरोन आ जाता है, फिर कार्बन आ जाते हैं, फिर थर्ड में कौन आता है, हमारा नाइट्रोजन फैमिली। तो 2 और 10 12 और 3 इधर आ गया तो 15th, इसलिए कौन से ग्रुप का एलिमेंट है ये, 15th ग्रुप के एलिमेंट है। तो नाइट्रोजन फैमिली 15th ग्रुप के एलिमेंट है। इसके एटॉमिक नंबर हम देखें, एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन के 7 होते हैं, नाइट्रोजन के 7, फिर फास्फोरस, तो अंतर कितने का होता है, 8 का अंतर। फिर से अगर हम अंतर देखें तो ये आ जाएंगे अब 18 के अंतर, फिर से 18 के, और फिर से कितने के आएंगे 32। तो ये याद भी किया होगा तुमने, 2 8 18 32 18 18 32, इतने ऐसे इसका इलेक्ट्रॉनिक ये एटॉमिक नंबर हमें याद रखना पड़ता है। ग्रुप नंबर हमें पता हो गया, लेफ्ट ये डाउन द ग्रुप हम कैसे याद करेंगे, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बीमार, ये मैं अपना तरीका बता रहा हूं, तुम्हें किसी तरह से भी करना है। अब इसमें अकरेंस देखें तो नाइट्रोजन जो होता है वो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन 78% बाय वॉल्यूम है। ठीक है, अगर 100% पूरा एयर है तो उसमें 78% क्या है, हमारा नाइट्रोजन ही प्रेजेंट है। तो इसका अकरेंस कहां पे है, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का अकरेंस है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, इसके ग्रुप के एलिमेंट्स के सारे के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में दिख रहा है np3, p में टोटल कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं। अगर p3 है मींस कितने इसमें हो गए 3 इलेक्ट्रॉन से 3 ऑर्बिटल में हाफ फिल्ड है, मतलब ये से हम हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे कि स्टेबल है ये, या तो हाफ फिल्ड होना या तो फुल फिल्ड होना, स्टेबिलिटी होता है, स्टेबिलिटी ज्यादा है, अगर हाफ फिल्ड है तो फुल फिल्ड है, तभी स्टेबिलिटी ज्यादा होते हैं इसके। तो हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देता है। तो अब इन सबके हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, जैसे नाइट्रोजन का अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, एटॉमिक नंबर इज 7, तो कितने हो जाएंगे, इसके आउटर मोस्ट के हीलियम, हीलियम के कितने 2 हो गए, और इसमें 2s2 2p3। नेक्स्ट कौन है, फास्फोरस, फास्फोरस के कितने होते हैं, फास्फोरस के होते हैं 15, तो हो जाएंगे इसके नियॉन 3s2 3p3। फिर कौन आते हैं, आर्सेनिक, आर्सेनिक के कितने, आर्सेनिक के हो जाएंगे 33, इसमें कितने हो जाएंगे
ये आर्गन 33 आर्गन और हो जाएंगे इसके, तो आर्सेनिक के कितने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 33 एटॉमिक नंबर, आर्गन हो जाएंगे, फिर आ जाएंगे हमारे पास 3d10 इसमें, फिर 4s2 और 4p3। ठीक है, नेक्स्ट कौन है हमारा आर्सेनिक के बाद एंटीमनी, एंटीमनी sp, इसके कितने हैं, इसके हैं एटॉमिक नंबर इज 51, तो 51 एटॉमिक नंबर। अब इसमें कौन आ जाएंगे, आर्गन के बाद क्रिप्टॉन, और यहाँ पे हो जाएंगे ये 4d10 5s2 एंड 5p3। ठीक है, समझ आ रहा है। नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट कौन सा आ जाएगा हमारा बिस्मथ, तो बिस्मथ का एटॉमिक नंबर कितना है, बिस्मथ का एटॉमिक नंबर इज 83, 83 के लिखेंगे तो ये आ गए हमारे ज़ेनॉन, फिर आएंगे हमारे 4f 14, फिर आएंगे 4f के बाद 5d10, फिर हो जाएंगे हमारे पास 6x2 एंड 6p3। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हो सब में क्या है, 2s2 2p3 इसमें है, 2s2 2p3, 3s2 3p3, 4s2 4p3, 5s2 5p3 एंड 6s2 s2 6p3। ये सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद हो गया सबका, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सभी को याद रखने हैं। एटॉमिक नंबर याद करने का तरीका बताया मैंने अभी, कैसे याद करेंगे, यहां से यहां तक का अंतर 8 है, फिर अंतर आ जाएगा 18, फिर अंतर आ जाएंगे डिफरेंसेस के 18, फिर आ जाएंगे 32। तो अगर नाइट्रोजन का याद है तुम उससे कैलकुलेट कर सकते हो कैसे होंगे सो। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब तो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लिया। सेकंड नंबर ऑफ एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस की बात करें, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। अब हमें पता है पीरियोडिक टेबल में हमने इन सब चीजों को पढ़ भी रखा है। पीरियोडिक टेबल में हमने क्या पढ़ा था कि अप टू डाउन, मतलब डाउन द ग्रुप अगर हम जाएं तो क्या होता है, एटॉमिक साइज या तो आयनिक साइज क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। क्यों ऐसा इंक्रीज होता है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जाते हैं। जैसे अगर हम नाइट्रोजन से फास्फोरस की तरफ जा रहे हैं तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ गए, नंबर ऑफ सेल्स उसमें कितने थे, वो सेकंड पीरियड का एलिमेंट था, ये थर्ड है, थर्ड में 3 सेल आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ने के कारण क्या होता है, एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस इंक्रीज कर जाता है। लेकिन ये जो इंक्रीज है ये रेगुलर नहीं हो पाता, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर ये मान लो कि 100 पिकोमीटर बढ़ रहा है तो फिर से 100 पिकोमीटर ही बढ़ेगा, फिर नेक्स्ट नीचे जाए तो फिर 100 पिकोमीटर ही बढ़ेगा, तो ऐसा रेगुलर मैनर में नहीं बढ़ता, वो कुछ कम बढ़ गए। तो ऐसा अगर कम बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है, वो रीजन भी हम लोग देखेंगे। तो रेगुलर, और पढ़ा भी होगा तुम लोगों ने ये पीरियोडिक टेबल में, तो रेगुलर इंक्रीज from nitrogen to phosphorus, regular increase and small increase from arsenic to bismuth due to presence of D and F block elements। तो D और F block elements आ जाएंगे, जैसे ही आर्सेनिक आएगा तो आर्सेनिक के पहले कौन सा एलिमेंट आ जाएंगे, 10 D block elements आ जा रहे हैं, देखो आ रहे हैं ना D block elements। तो D block के जो एलिमेंट्स होते हैं, जब D में इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो D के जो शिल्डिंग इफेक्ट होते हैं, ये शिल्डिंग इफेक्ट इनके काफी पुअर होते हैं। अगर शिल्डिंग इफेक्ट पुअर है तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, जैसे 4s और 4p के इलेक्ट्रॉन है, अगर ये शिल्ड नहीं कर रहा है न्यूक्लियर के चार्ज को, तो 4s 4p को न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा साइज का। तो यहां से यहां तक जितना बढ़ रहा था, यहां से यहां जाने में उतना इंक्रीज नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है, समझ में आ गया, ड्यू टू पुअर शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हियर, है ना। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या हो जाते हैं, इनके कॉन्ट्रैक्शन हो जाते हैं साइज में, जिसके कारण जितना इंक्रीज होना चाहिए था उतना इंक्रीज नहीं हो पाता, लेकिन इंक्रीज ही रहता है। मतलब नाइट्रोजन से फास्फोरस बड़ा ही होगा, फास्फोरस से आर्सेनिक, आर्सेनिक से एंटीमनी और एंटीमनी से बिस्मथ, ये तो बड़े ही होंगे। ठीक है, तो ये ऑर्डर तुम्हें पता भी था। नेक्स्ट हम बात करें आयनाइजेशन एनर्जी की। अब आयनाइजेशन एनर्जी हमें पता है क्या होता है, the minimum amount of energy required when one electron, वो भी कौन सा इलेक्ट्रॉन, outermost electron, one electron is removed from an isolated gaseous atom। ठीक है, outermost electron को हमें एक आइसोलेटेड गैसेस एटम से निकालने में जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसको हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अब हम आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो वो दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक तो कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है आयनाइजेशन एनर्जी, तो आयनाइजेशन एनर्जी दो फैक्टर पे डिपेंड करता है।
एक तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होते हैं, साइज जितना बड़ा होगा उससे आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, मतलब आयनाइज एनर्जी कम होंगे। लेकिन जेड इफेक्टिव अगर बढ़ रहा है तो जेड इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी देखा है हमने। तो अब नाइट्रोजन वाले ग्रुप की बात करें तो नाइट्रोजन वाले ग्रुप की, जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में अगर हम कंपेयर करें तो ऑक्सीजन का तो कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि क्या होते हैं इसमें, नाइट्रोजन में हाफ फिल्ड एलिमेंट है ना, हाफ फिल्ड है इसके पी सब सेल हाफ फील्ड होने के कारण इसको क्या चाहिए, एनर्जी ज्यादा चाहिए रिलीज, ये एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने में या रिमूव करने में, इसलिए इसके आयनाइज एनर्जी थोड़ी ज्यादा हो जाती है। तो वैसे क्या होते हैं, वैसे डिक्रीज ही होंगे डाउन द ग्रुप। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स बढ़े, मतलब एटॉमिक साइज बढ़ते जाएंगे। अगर एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो आयनाइज एनर्जी घटेगा, अगर ये बढ़ रहा है तो ये घटेगा। इसलिए क्या होगा, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू ग्रेजुअल इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। लेकिन अभी मैंने कहा था जो ग्रुप 14 के, ग्रुप 14 वाले मतलब ग्रुप 14 से तो ज्यादा होंगे, ग्रुप 14 से तो ज्यादा आयनाइज एनर्जी इनके होते ही हैं, लेकिन इसके ग्रुप 16 से भी ज्यादा हो जाते हैं, ग्रुप 16 से भी ज्यादा होता है। जैसे ऑक्सीजन की बात करें, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में अगर देखें तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन में नाइट्रोजन का ज्यादा हो जाता है, ठीक है, नाइट्रोजन का ज्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसके पास हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, जिसके कारण ये क्या हो जाते हैं, हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल्स होते हैं, जिसके कारण इसमें ये आयनाइज एनर्जी ज्यादा हो जाता है, ठीक है। क्यों होता है ऐसा? ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाफ फील्ड ऑर्बिटल। अब सक्सेसिव आयनाइज एनर्जी की बात करें, जैसे नाइट्रोजन में हमें एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, N+ बनाना है, दूसरा निकालना है N2+, तीसरा निकालना है N3+, तो सक्सेसिव आयनाइज एनर्जी हमेशा ज्यादा ही होगा। मान लो कि अगर ये X है, ये Y है और ये Z है, तो हमेशा Z ही ज्यादा होगा, भले कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रहा हो किसी से, ठीक है। तो अब अगर नाइट्रोजन प्लस में देखें, नाइट्रोजन 2+ से अगर हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है तो नाइट्रोजन 2+ वाले में ज्यादा एनर्जी लगेगी निकालने में। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाएगा, है ना। तो अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ने के कारण सक्सेसिव आयनाइज एनर्जी बढ़ती है। तो ये सक्सेसिव आयनाइज एनर्जी का ऑर्डर लिखा हुआ है। नेक्स्ट हम देखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या ऑर्डर होगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने पढ़ा था, ये डाउन द ग्रुप क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं, है ना। तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन का होता है, फ्लोरीन के बाद, अब फ्लोरीन का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन का, फ्लोरीन के बाद फिर ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन के बाद फिर नाइट्रोजन के होते हैं, है ना। तो ये हमें याद भी कराया गया था फोन करके, ठीक है। तो डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, अगर हम इनके ग्रुप की बात करें, ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ में, तो डाउन द ग्रुप क्या होगा, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। अमंगस्ट हैवियर, लेकिन ये जो हैवियर एलिमेंट्स में डिफरेंस है ना, ज्यादा नहीं होता। जैसे अगर हम एसबी और एंटीमनी में, सॉरी एंटीमनी और बिस्मथ में बात करें और नाइट्रोजन और फास्फोरस में बात करें, तो नाइट्रोजन और फास्फोरस में जो डिफरेंस होगा उतना डिफरेंस आर्सेनिक और एंटीमनी में नहीं होंगे, या तो हम एंटीमनी और बिस्मथ में उतने डिफरेंस नहीं होंगे, ठीक है। तो ये है। नेक्स्ट, अब ये चीजें हमने, सिंपल चीजें जो हमने वहां पे भी पढ़ा था पीरियोडिक टेबल में, वो हमने देख लिए। अब आगे हम लोग देखते हैं इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है इस ग्रुप के एलिमेंट्स की। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ध्यान दें। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप आर पॉलीएटॉमिक, जितने भी एलिमेंट्स इस ग्रुप के होते हैं सारे पॉलीएटॉमिक होते हैं। मतलब एक, जैसे अगर हम आर्गन की बात करें, आर्गन तो सिर्फ Ar के फॉर्म में होता है, Ar2 तो नहीं बनाता। जैसे ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन तो O2 के फॉर्म में होते हैं, O3 के फॉर्म में होते हैं। तो ये जो O2, O3, 3 ये सब है ना, वो एटोमिसिटी कहलाती है। तो ऑल द एलिमेंट्स इन दिस ग्रुप आर पॉलीएटॉमिक। जैसे N2 फास्फोरस P4 के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन, ये सारे पॉलीएटॉमिक होते हैं। नेक्स्ट, N2 इज अ गैस, नाइट्रोजन तो गैस होता है, व्हाइल अदर्स आर सॉलिड, सारे सॉलिड होते हैं। जैसे फास्फोरस, फास्फोरस वो होते हैं ना जो माचिस की तिल्ली में लगा होता है, तो वो सारे सॉलिड्स होते हैं। मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अब हमें पता है जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे तो मेटल्स आने लग जाते हैं। जैसे नाइट्रोजन और फास्फोरस तो नॉन मेटल्स है, लेकिन एंटीमनी और बिस्मथ, सॉरी आर्सेनिक और एंटीमनी क्या है हमारा, मेटेलॉइड्स है। मेटेलॉइड्स मतलब सेमी मेटल जिसे कहते हैं, है ना। फिर बिस्मथ जो होता है वो मेटल हो गया। मतलब अप टू डाउन क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। ये तुम्हें बताया भी गया होगा पीरियोडिक टेबल में। नेक्स्ट, एक्सेप्ट N2 एलोटॉप फॉर्म नहीं करते हैं। जैसे फास्फोरस के होते हैं ना, व्हाइट फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस,
येलो फास्फोरस, अल्फा, बीटा, ये सब चीजें हम देखेंगे, ठीक है। तो नाइट्रोजन के छोड़ के सारे एलोट्रॉप्स का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट इन जनरल इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब टॉप टू बॉटम अगर देखें हम तो ये नाइट्रोजन से जब हम बिस्मथ की तरफ जाएं तो बॉइलिंग पॉइंट जनरली इंक्रीज ही करता है, ठीक है, इंक्रीज होता है बॉइलिंग पॉइंट में। नेक्स्ट हम देखें केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला ऑक्सीडेशन स्टेट हम देखें। ऑक्सीडेशन स्टेट, तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इनके क्या होते हैं, +3 होते हैं, -3 होते हैं और +5 होते हैं। +3 जैसे हम बात करें NH3 +3 हो जाएगा, N-3 बात करें जैसे NO2 -3 हो जाएंगे, सॉरी -3, तो ये NH3 में भी -3 होंगे, NO2 प्लस जहां पे +3 हो जाएंगे, NF3 +3 हो जाएंगे। जैसे हम बात करें H3PO4 +5 हो जाएंगे, HNO3 +5 हो जाएंगे। तो ये सब नाइट्रोजन ऑक्सीडेशन स्टेट तुम्हें निकालना आता है, रेडॉक्स में सीखा होगा तुम लोगों ने, ठीक है। तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट कॉमन कौन होते हैं, +3, -3 एंड +5। टेंडेंसी टू एग्जिबिट -3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अगर नाइट्रोजन और बिस्मथ में बात करें तो बिस्मथ -3 नहीं बनना चाहता है, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहने चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि -3 मेटल्स तो -3 माइनस नहीं होना चाहते, मेटल्स तो हमेशा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना चाहते हैं, और अप टू डाउन क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, इसलिए -3 ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगा, है ना। नेक्स्ट स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अब हमें पता है नाइट्रोजन इसके ग्रुप के एलिमेंट हमें NH2NP3 है ना, मतलब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर सकता है, 5 इलेक्ट्रॉन, मतलब +5 ऑक्सीडेशन स्टेट तक एग्जिस्ट कर सकता है ये। लेकिन स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, लेकिन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है, ठीक है। क्यों ऐसा डिक्रीज करता है, तो उसका रीजन क्या है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है मैं बताऊंगा। एक चीज यहाँ पे एक्सेप्शन है कि जो बिस्मथ है ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में एक कंपाउंड बनाता है, एक मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं उसके BiF, बिस्मथ पेंटाफ्लोराइड। तो ये हमें याद रखना है, बिस्मथ पेंटाफ्लोराइड, ठीक है, बिस्मथ पेंटाफ्लोराइड इसके एग्जिस्ट करते हैं। बाकी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसके कोई भी मॉलिक्यूल्स नहीं बनते हैं, कोई भी कंपाउंड नहीं बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें हम स्टेबिलिटी ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अब नाइट्रोजन +3 बना रहा है और बिस्मथ +3 बना रहे हैं, तो बिस्मथ के जो +3 है वो ज्यादा स्टेबल होंगे किसके, इसमें से नाइट्रोजन के +3 से, ठीक है। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अब ये नेक्स्ट हम देखें नाइट्रोजन जो है वो +1, +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। लेकिन इन ऑक्सीडेशन स्टेट अगर +1 से +4 तक है तो ये डिस्प्रपोर्शनेट होते हैं। डिस्प्रपोर्शनेट क्या होते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन क्या होता है, रेडॉक्स में पढ़ा होगा, जो ऑक्सीडाइज भी हो और रिड्यूस भी हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। किसी एक ही एलिमेंट का, किसी एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी होना और रिडक्शन भी होना डिस्प्रपोर्शनेशन कहलाता है। जैसे हम यहाँ पे HNO2 की बात करें, इसका नाम है नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड में हम नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट देखें, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सबको आ रहा है, हाइड्रोजन का +1, नाइट्रोजन का हमने X मान लिया, ऑक्सीजन -4 = 0, दैट इज X = कितने आ जाएंगे हमारे पास, +3। तो नाइट्रोजन के यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, लेकिन देखो नाइट्रोजन यहाँ +3 से +5 में गया, मतलब क्या हो गया, इसका ऑक्सीडेशन हो गया। नाइट्रोजन +3 से +2 पे गया है, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन भी हुआ और रिडक्शन भी हुआ, तो इसमें नाइट्रोजन क्या कर रहा है, खुद को डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ये जो रिएक्शन क्या कहलाएगा, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो रहे हैं। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन डिस्प्रपोर्शनेट हो रहे हैं, ठीक है, जो एक में ऑक्सीडाइज भी हो रहे हैं और दूसरे में रिड्यूस भी हो रहे हैं। तो डिस्प्रपोर्शनेशन समझ में आ गया हो गया, ये सब पढ़े भी होंगे रेडॉक्स रिएक्शन में। नेक्स्ट हम देखें इफेक्ट। अभी मैंने बोला था ना कि +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, तो ऐसा किसके कारण होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण होता है। तो ध्यान देना इनर्ट पेयर इफेक्ट होता क्या है, ठीक है। अब देखें टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट एटॉमिक ऑर्बिटल S to remain uionized or unshared in compounds of
पोस्ट ट्रांजिशन मेटल, पोस्ट ट्रांजिशन मेटल्स की बात हो रही है। जैसे अगर हम इलेक्ट्रॉनिक ये इसकी बात करें, पीरियोडिक टेबल अगर सबको याद है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बाद जो आ रहे हैं, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बाद कौन आ रहे हैं, देखो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता चल जाएगा। यहाँ देखो ये 3d10 भर जा रहे हैं, मतलब आर्सेनिक। फिर बात कर रहे हैं हम एंटीमनी, फिर बात कर रहे हैं बिस्मथ। बिस्मथ तो इनर ट्रांजिशन, ये तो बिस्मथ में और ज्यादा होगा। तो क्या होता है मेनली कि जब ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बाद जो आते हैं, ये एलिमेंट्स आते हैं, उसमें जो एस में इलेक्ट्रॉन है, जैसे अब हमें पता है कि इनके एस में इलेक्ट्रॉन NH2 और NP3 होते हैं, तो जो एस के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होते हैं, अनआयनाइज या तो अनशेयर्ड हो जाते हैं, मतलब ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये क्या हो जाते हैं, इनर्ट हो जाते हैं। इसलिए हम क्या कहते हैं इसे, इनर्ट पेयर इफेक्ट। ऐसा इसलिए होता है कि जब हम ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स आ जाते हैं, उसके बाद जब इसके एलिमेंट्स आते हैं, नाइट्रोजन के ग्रुप के एलिमेंट्स आते हैं, जैसे बिस्मथ, उसके पहले एंटीमनी आ गया, उसके पहले आर्सेनिक आ गए, तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो शिल्डिंग इफेक्ट होते हैं वो काफी पुअर होता है। ये तुम लोगों ने पढ़ा भी होगा, सबसे ज्यादा शिल्डिंग इफेक्ट एक्स का होता है, फिर पी के होते हैं, फिर डी और एफ के तो सबसे कम होते हैं। तो डी के पुअर शिल्डिंग इफेक्ट होने के कारण क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन के लिए प्रोटॉन के चार्ज, मतलब न्यूक्लियर चार्ज को शिल्ड नहीं करता। अगर शिल्ड नहीं कर रहा है तो आउटर मोस्ट के जो इलेक्ट्रॉन है, मान लो कि ये सेल है, यहाँ पे मान लो कि 4s है हमारे पास और 4p है, और यहाँ पे कुछ 3d है। अगर 3d इसके न्यूक्लियर के चार्ज को शिल्ड नहीं कर रहा है तो ये चार्ज कहां जाएगा, ये चार्ज आउटर मोस्ट सेल में जाएंगे, मतलब 4s 4p को अपनी तरफ क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो अट्रैक्ट करने के कारण क्या होगा, इसको ये श्रिंक होंगे, साइज में कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो इसमें क्या होगा, इफेक्ट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाने के कारण एस तो और ज्यादा न्यूक्लियस के नजदीक रहना चाहता है, ठीक है। तो एस के जो इलेक्ट्रॉन है वो नहीं निकलना चाहते हैं, ड्यू टू मोर जेड इफेक्टिव, तो नहीं निकलना चाहते हैं, इसलिए क्या हो जाता है, दो इलेक्ट्रॉन्स जो है ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो इनर्ट हो जाते हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट। नाइट्रोजन की जो कोवेलेंसी होती है वो मैक्सिमम 4 ही हो सकती है। कोवेलेंसी क्या होता है, कोवेलेंसी मींस मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड किसी कंपाउंड में है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोवेलेंसी। तो नाइट्रोजन की जो कोवेलेंसी है, नाइट्रोजन इज रेस्ट्रिक्टेड टू अ मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ 4। 4 कोवेलेंसी के बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल NH4+ है ना, इसमें कोवेलेंसी 4। अगर NH3 की बात करें तो इसमें कोवेलेंसी कितना है, 3, इसमें कोवेलेंसी कितना है, 4। तो नाइट्रोजन अपनी कोवेलेंसी को मैक्सिमम 4 तक कर सकता है, लेकिन हैवियर एलिमेंट मतलब इसके नीचे और बाकी जो है, जैसे फास्फोरस PCl5 5 होते हैं ना इसके, है ना, S3, और हम देखें जैसे ये एंटीमनी SbF5, ये 5 के बनाते हैं, मैक्सिमम 5 तक बढ़ा सकते हैं, ठीक है। PCl6- ये भी बनता है, ठीक है। तुम लोगों ने पढ़ा भी होगा कैटायनिक पार्ट एनायनिक पार्ट PCl5 सॉलिड का। तो जो नाइट्रोजन है वो मैक्सिमम कोवेलेंसी उसके 4 ही होते हैं, लेकिन हैवियर एलिमेंट उसके मैक्सिमम वैलेंसी ज्यादा भी हो सकते हैं, जैसे फास्फोरस के 6 भी होते हैं। ऐसा क्यों होता है, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो जब हम सेकेंड पीरियड एलिमेंट की बात करें, जैसे नाइट्रोजन में 3d नहीं होते हैं, 2d तो खैर होता ही नहीं है, 3d वैकेंट नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन हम अगर फास्फोरस या तो उसके नीचे की बात करें, जैसे थर्ड पीरियड एलिमेंट आ गया, जैसे फास्फोरस आ गए, तो फास्फोरस में 3d अवेलेबल होंगे और वो वैकेंट होते हैं, तो अपने कोवेलेंसी को वो बढ़ा सकता है। तो ड्यू टू वैकेंट डी ऑर्बिटल्स outermost cell which can be used for bonding, तो outermost cell में d ऑर्बिटल वैकेंट होने के कारण वो बॉन्डिंग में यूज हो सकते हैं, इसलिए hence expand their covalency in pH 6। जैसे फास्फोरस में कितना हो जाएगा, कोवेलेंसी इसके 6 हो जाएंगे, ठीक है। नाइट्रोजन अपनी कोवेलेंसी को 4 से ज्यादा नहीं कर सकता, फास्फोरस 6 भी हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें d ऑर्बिटल वैकेंट होते हैं। नेक्स्ट हम देखें एनोमलस बिहेवियर ऑफ या एनोमलस प्रॉपर्टी ऑफ N2। नाइट्रोजन की प्रॉपर्टी और सबसे डिफरेंट है, तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है। फर्स्ट तो नाइट्रोजन डिफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द एलिमेंट ड्यू टू स्मॉल साइज, उसकी साइज काफी छोटी है।
नेक्स्ट हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसके पीरियड में सबसे, उस ग्रुप में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी होती है और पूरे पीरियोडिक टेबल में थर्ड सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एलिमेंट है। नेक्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी भी काफी ज्यादा होती है इसकी, है ना। नेक्स्ट एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल कम है, डी ऑर्बिटल है ही नहीं इसके पास नाइट्रोजन में, इसलिए अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड ही नहीं कर पाता, 4 वैलेंसी से ज्यादा, वो 4 कोवैलेंसी से ज्यादा बॉन्ड बना ही नहीं पाते। एंड 2 हैज यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म p बॉन्ड with itself with and with other elements। तो खुद के साथ भी वो p बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है, जैसे N2 में करता है N ट्रिपल बॉन्ड N, तो 2 p बॉन्ड है ना इसके पास, ठीक है। और दूसरे एलिमेंट के साथ भी कर लेता है, जैसे NO2 में ऑक्सीजन के साथ p बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। हेवियर एलिमेंट डोंट फॉर्म p बॉन्ड, p बॉन्ड वो नहीं बना पाते, क्यों नहीं? एज देयर एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर सो लार्ज एंड डिफ्यूज, बड़े साइज के होते हैं, जिसके कारण पाई ऑर्बिटल्स बनने के कारण ये इफेक्टिव ओवरलैपिंग, इसके साइडवेज इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो पाते डिफ्यूज साइज होने के कारण। इसलिए क्या होता है, वो पी बॉन्ड ज्यादातर नहीं बनाते हैं हेवियर एलिमेंट्स, ठीक है। नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज डायटोमिक मॉलिक्यूल, जैसे N ट्रिपल बॉन्ड N डायटोमिक मॉलिक्यूल है, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं 2 नाइट्रोजन। लेकिन फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी ये सारे सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, जैसे PP, SAS, SB, SP। लेकिन जो बिस्मथ होता है उसकी एटोमिसिटी 1 होती है, एटोमिसिटी उसके 2 नहीं होते हैं, या तो जो भी ये मोनो एटॉमिक होता है। और इसमें कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं? इसमें बिस्मथ तो मेटल है, और मेटल में कौन से टाइप की बॉन्डिंग होती है? मेटेलिक बॉन्डिंग होती है इसमें, है ना, मेटेलिक बॉन्डिंग होती है बिस्मथ में। नेक्स्ट हम देखें, सिंस NN बॉन्ड इज वीकर देन N सिंगल बॉन्ड N, जो यहाँ पे वो वीकर होगा PP बॉन्ड से। क्यों ऐसा होगा? अगर नाइट्रोजन एक बॉन्ड बना रहा है तो इसके आउटरमोस्ट में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो 5 इलेक्ट्रॉन में अगर इसने एक बॉन्ड बना लिया तो दोनों के पास 2-2 लोन पेयर होंगे। अब इसकी साइज अगर छोटी या 2-2 लोन पेयर है तो हमें पता है वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग ये दोनों एक दूसरे से रिपेल करेंगे तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, और बॉन्ड लेंथ अगर बढ़ेगा तो वीक होगा, है ना, समझ में आ रहा है। लेकिन फास्फोरस में, अगर फास्फोरस में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इसके साइज तो बड़े बड़े, तो इलेक्ट्रॉन तो आसानी से रह सकता है, इसलिए इसमें ज्यादा रिपल्सन, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन नहीं होते, ठीक है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के बीच, इसलिए इसके बॉन्ड लेंथ स्मॉल होते हैं। समझ में आ रहा है? अगर बॉन्ड लेंथ स्मॉल होगा तो उसके बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। हमें पता है ना, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, है ना, पता, ठीक है। नेक्स्ट, नाइट्रोजन कांट फॉर्म p बॉन्ड, नाइट्रोजन p बॉन्ड नहीं बना सकते, लेकिन हैवियर एलिमेंट बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि d ऑर्बिटल नाइट्रोजन के पास होता ही नहीं है, फास्फोरस d ऑर्बिटल अपना यूज कर सकता है, तो ये d और ये p, d बन गए, इसके भी d, इसके भी p, तो d बॉन्ड बना सकते हैं। तो यहाँ पे फास्फोरस के पास d ऑर्बिटल वैकेंट था, इसलिए अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर पा रहा था। नाइट्रोजन के पास d ऑर्बिटल होते ही नहीं है, तो कहां से d बॉन्ड फॉर्म करेगा वो, ठीक है, इसलिए ये नाइट्रोजन p बॉन्ड फॉर्म नहीं करता। नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट हम लोग देखें कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या होती है? खुद के एलिमेंट के साथ कितना नंबर ऑफ बॉन्ड्स, कितना बॉन्ड बना सके, वो कितने चेन बना सके लंबा सा। तो नाइट्रोजन डज नॉट शो कैटिनेशन प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ इट्स सिंगल बॉन्ड। नाइट्रोजन मैक्सिमम 3 नाइट्रोजन के साथ जुड़ा रहता है, जिसको हम क्या कहते हैं? N3-, तो इसकी कैटिनेशन प्रॉपर्टी ज्यादा नहीं। कार्बन की देखो कितना बना लेता है, ये C2H5, ये C3H7, C9 ऐसे करके बना लेता है ना, ऑर्गेनिक में देखे होंगे। लेकिन ये ज्यादातर कितना बनाता है? N3-, मतलब 3 ही नाइट्रोजन तक का ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो कर पाता है, और आगे नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से इसकी क्या रिएक्टिविटी है? तो EH3 टाइप का कंपाउंड बनाता है ये। EH3 जैसे बोले हम NH3, PH3, SbH3, ASH3, ये सारे कंपाउंड। तो E फॉर एलिमेंट, H फॉर हाइड्रोजन, तो EH3 टाइप कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। और जो स्टेबिलिटी होती है इसकी, स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। क्यों डिक्रीज करेगा? which can be explained by their bond dissociation energy। जैसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड बना है, फास्फोरस हाइड्रोजन के बॉन्ड बने, आर्सेनिक हाइड्रोजन के बॉन्ड बने, और एंटीमनी हाइड्रोजन के बॉन्ड बने, बिस्मथ हाइड्रोजन के बॉन्ड बने, तो देख के भी पता चल रहा है कि बॉन्ड लेंथ बढ़ता जा रहा है।
अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ेंगे तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, घटेगा, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इसके सबसे कम होंगे, इसलिए क्या होगा, ये टूट जाएगा। तो हाइड्राइड का जो हम स्टेबिलिटी की बात करें तो हाइड्राइड की स्टेबिलिटी डिक्रीज होंगे डाउन द ग्रुप। क्यों? क्योंकि उसके बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी काफी कम हो जाएंगे, बॉन्ड लेंथ बड़ा हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट हम बात करें रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अगर H वहां से आसानी से रिलीज हो जा रहे हैं, H+ रिलीज हो जा रहे हैं, मतलब वो क्या बन रहा है, खुद नेगेटिव बन जा रहा है। अगर खुद नेगेटिव बन जा रहे हैं, ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो क्या होंगे, अगर रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड की बात करें तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप होगा। इंक्रीज करेंगे, H निकल जाएंगे यहां से, इसके बॉन्ड टूट जाएंगे तो दूसरे को ये रिड्यूस कर देगा। तो बेसिसिटी, अब बेसिसिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अब यहाँ बेसिसिटी, कौन सी बेसिसिटी की बात हो रही है, तो सबके पास एक एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है ना। अब ये लोन पेयर डोनर होगा, अगर लोन पेयर डोनर है मतलब लुईस बेस की बात हो रही है, तो लुईस बेस यहाँ पे अच्छा कौन है, जो लोन पेयर आसानी से डोनेट कर दे। तो लोन पेयर आसानी से डोनेट कौन कर देगा, जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं हो रखने के लिए। जैसे हम नाइट्रोजन में बात करें, नाइट्रोजन के स्मॉल साइज है और इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, तो इसमें क्या होगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन्स होंगे, जिसके कारण ये आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। अगर आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया मींस क्या हो जाएंगे, वो अच्छा लुईस बेस है। लुईस बेस बढ़ना अच्छा होना मतलब बेसिसिटी बढ़ गया। फॉस्फोरस में डी ऑर्बिटल, इसमें भी डी ऑर्बिटल, इसमें भी डी ऑर्बिटल, लेकिन अब इसकी साइज फिर से छोटे, तो साइज के अकॉर्डिंग अगर देख लें तो फिर आसानी से फिर ये डोनेट करेगा। तो इसलिए इसका NH3 का सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर होते हैं और BiH3 के बेसिक कैरेक्टर कम होते हैं। समझ में आ रहा है क्या? तो ये भी हमें याद रखना है। और रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी याद रखने, सबसे ज्यादा किसके होंगे, NH3 के बाद PH3 सबसे ज्यादा, PH3 से ज्यादा कौन हो जाएंगे, ASH3, फिर SbH3, फिर बिस्मथ का हाइड्राइड। तो ये ऑर्डर भी हमें याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें रिएक्टिविटी टुवर्ड ऑक्सीजन। अब ये जो नाइट्रोजन के फैमिली वाले एलिमेंट्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ किस टाइप के कंपाउंड बनाते हैं, तो या तो E2O3 टाइप या तो E2O5 टाइप, है ना। E2O3 टाइप बनाएंगे या तो E2O5 टाइप कंपाउंड बनाएंगे, है ना। जैसे E2O3 टाइप बोले तो N2O3, P2O3, है ना। जैसे E2O5 बोले तो P2O5, है ना, N2O5, तो ये सारे कंपाउंड्स बनाते हैं। अब एसिडिटी की बात करें तो हमें पता है नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। क्यों होते हैं, उसको पानी में डालो एसिड बना लेगा वो। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं और जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। तो अगर हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा बेटा, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। अगर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेंगे तो ऑक्साइड उसके तो क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। इसलिए डाउन द ग्रुप क्या होंगे, एसिडिक कैरेक्टर घटेगा। बिस्मथ क्या हो जाएगा, बिस्मथ तो मेटल है, तो मेटल के ऑक्साइड्स क्या हो जाएंगे बेटा, मेटल के ऑक्साइड हो जाएंगे हमारे बेसिक नेचर के, ठीक है। और अगर ये एसिडिटी की बात करें तो किसकी एसिडिटी ज्यादा होगी, E2-3 और E2-5 में, तो जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर रहा है तो एसिडिटी भी इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितने आ जाएंगे, +5, और यहाँ पे कितने आ जाएंगे, +3, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसका ज्यादा, इसलिए E2O3 वाले का E2O5 वाले का एसिडिटी ज्यादा होगा। अगर हम E2O3 के लिए बात करें तो नाइट्रोजन और फास्फोरस जो क्या है, नॉन मेटल, ये तो एसिडिक होंगे, लेकिन आर्सेनिक और एंटीमनी ये क्या है, ये हमारे मेटलोइड्स हैं। तो इसके जो ऑक्साइड होंगे वो एम्फोटेरिक होंगे। एम्फोटेरिक मतलब जो एसिड की तरह भी बिहेव करे और जो बेस की तरह भी बिहेव करे, तो दोनों की तरह बिहेव करता है ये, ठीक है। और बिस्मथ तो हमारा मेटल था, तो मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। तो याद रहेगा ये कौन से थे, E2O3 की अगर बात करें तो नाइट्रोजन और फास्फोरस के ऑक्साइड जो होंगे वो एसिड होंगे, और आर्सेनिक और एंटीमनी क्या है, मेटलोइड्स हैं, तो उसके ऑक्साइड्स क्या होंगे, एम्फोटेरिक होंगे। और बिस्मथ जो कि मेटल है और मेटल के ऑक्साइड्स क्या होंगे, बेसिक होंगे। अगर E2O3 और E2O5 में बात करें तो एसिडिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होंगे, मतलब E2O5 की ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी तो एसिडिटी भी उसकी ज्यादा होगी। नेक्स्ट हम बात करें रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। अगर हैलोजन से उसकी क्या रिएक्टिविटी है वो हम देखें, तो हैलोजन से रिएक्शन करके कौन कौन से कंपाउंड बना सकते हैं, EX3, जैसे हम बात करें NCl3, NH3, है ना, NH3 में जनरली बनता है।
जैसे PCl3, PCl5, तो ये सारे जो कंपाउंड्स बनेंगे, तो हेलोजन से ये सारे कंपाउंड बनाएंगे। तो नाइट्रोजन कभी भी EX5 नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल है ना बेटा, एब्सेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल होने के कारण ऑर्बिटल है इसके पास, इसलिए अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ा नहीं सकता, या तो हम बोल सकते हैं अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं कर सकता, इसलिए ये मैक्सिमम 4 वैलेंसी के बनाते हैं। अगर एक लोन पेयर है तो मैक्सिमम 3 वैलेंसी बनाएगा, और ये EX5 टाइप का कंपाउंड बनाता है, EX3 टाइप का कंपाउंड बनाता है, EX5 नहीं बनते हैं। ठीक है, अब पेंटाहेलाइड्स आर मोर कोवेलेंट देन ट्राइहेलाइड्स। जैसे हम बात करें, एक हमारे पास है PCl3, एक हमारे पास है PCl5, दोनों में अगर हम कोवेलेंट कैरेक्टर देखें तो हमें फजान्स रूल से देखना पड़ेगा। यहाँ पे फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट +3, यहाँ पे +5। अगर केटायन के पास चार्ज बढ़ता है, केटायन के पास चार्ज बढ़ेगा तो पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगा, है ना, पोलराइजेशन बढ़ेगा। अगर पोलराइजेशन बढ़ेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, इसलिए पेंटाहेलाइड्स क्या होते हैं, ज्यादा कोवेलेंट होते हैं ट्राइहेलाइड से। ठीक है, याद रखना है पेंटाहेलाइड्स क्यों होते हैं। फजान्स रूल में हमने पढ़ा था कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट केटायंस के बढ़ते हैं, केटायंस के ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेंगे तो चार्ज डेंसिटी बढ़ेगा, चार्ज डेंसिटी अगर बढ़ेगा तो पोलराइजेशन बढ़ेगा, पोलराइजेशन अगर बढ़ेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, इसलिए पेंटाहेलाइड्स ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर शो करते हैं ट्राइहेलाइड से। ठीक है, नेक्स्ट, ऑल EX3 आर स्टेबल। EX3 बोले तो NF3, NCl3, PCl3, ये ASCl3, ये सारे ऑल EX3 आर स्टेबल एक्सेप्ट नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के सारे EX3 नहीं बनते, जैसे नाइट्रोजन के NF3, NCl3, NBr3, NI3 ये सब बनने चाहिए ना, लेकिन नाइट्रोजन के सिर्फ क्या बनते हैं, सिर्फ NF3 बनते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि नाइट्रोजन का साइज बेटा काफी छोटा है, अब इस छोटे साइज में छोटा ही एलिमेंट आ सकता है ना, इसलिए नाइट्रोजन सिर्फ छोटे एलिमेंट मतलब फ्लोरीन के साथ ही कंपाउंड बनाता है। नाइट्रोजन के पास अगर क्लोरीन आ गया, क्लोरीन तो खुद बड़े बड़े हैं तो इतना जगह नहीं मिल पाता इसको, जो इसके साथ कंपाउंड, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाता है, इसलिए क्या होता है, वो सब एग्जिस्ट नहीं कर पाते, तो NF3 सिर्फ बनता है ट्राइहेलाइड्स नाइट्रोजन के, बाकी कोई नहीं बनते। ठीक है, अब बाकी सारे EX3 बनाएंगे, जैसे फास्फोरस I3 में अगर फास्फोरस PCl3 भी बनाएगा, PF3 भी बनाएगा, PBr3 भी बनाएगा, PI3 भी बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अब अगर हम EX5 टाइप में बात करें तो फास्फोरस EI5 गैस स्टेट में नहीं बनाता। क्यों? फिर से आयोडीन की साइज बड़ी हो जाएगी, तो बड़ी हो जाने के कारण वो स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, वो एग्जिस्ट नहीं कर पाता। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल। अब मेटल के साथ क्या उनकी रिएक्टिविटी है, तो अगर मेटल का इससे रिएक्शन करवा रहे, मेटल तो हमेशा पॉजिटिव बनने चाहेंगे, तो इनको क्या बनना पड़ेगा, नेगेटिव बनना पड़ेगा, तो ये नेगेटिव में -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिबिट करते हैं। जैसे कैल्शियम के नाइट्राइड की बात करें तो कैल्शियम नाइट्राइड बनता है, कैल्शियम फॉस्फाइड बनते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम और बिस्मथ के बनते हैं, फिर जिंक और एंटीमनी के बनते हैं। ठीक है, तो ये हमें याद रखने हैं, जिंक और एंटीमनी के साथ बनते हैं, मैग्नीशियम बिस्मथ के साथ कैल्शियम नाइट्राइड और कैल्शियम फॉस्फाइड। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखें सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। जैसे पहला हम लोग देखेंगे N2 कंपाउंड्स कैसे बनेंगे, क्या इनकी प्रॉपर्टीज होगी, कहां इनका यूज होगा, तो ये सब चीजें हम लोग देखेंगे। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ N2 देखते हैं हम लोग। नाइट्रोजन डाइनाइट्रोजन को हम किस किस तरीके से बना सकते हैं। अगर कॉमर्शियल मेथड, अगर हमें इंडस्ट्री में बनाना है, इंडस्ट्री लगाना है, तो हम नाइट्रोजन को कैसे बनाएंगे, तो प्रिपेयर्ड बाय इन इंडस्ट्री या तो कॉमर्शियल मेथड, प्रिपेयर्ड बाय लिक्विफिकेशन ऑफ लिक्विफिकेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर। हमें पता है कि एयर में 78% क्या होते हैं, नाइट्रोजन गैस होते हैं, और नाइट्रोजन गैस की जो बॉइलिंग पॉइंट होती है 77.2 केल्विन, काफी कम होती है, और ऑक्सीजन की 90 केल्विन होती है, ऑक्सीजन की 90 केल्विन और N2 के 72.3 केल्विन, 77.2 केल्विन होते हैं। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम अलग कर सकते हैं इसको, नाइट्रोजन के कम है तो पहले निकल जाएगा ये, ऑक्सीजन के बाद में, ऑक्सीजन के ज्यादा है तो बाद में निकलेंगे, तो नाइट्रोजन यहां से निकल सकता है।
नेक्स्ट हम देखें लेबोरेटरी मेथड, और इस लेबोरेटरी मेथड से क्वेश्चन भी आए हैं, जेई में भी आए हैं, जेई मेंस में भी आए हैं, और आईआईटी एडवांस में ने भी पूछा है। सेम क्वेश्चंस एक ही साल पूछे हैं। जेई ने पूछा था कि इनमें से कौन सा कंपाउंड N2 बनाता है, इनमें से कौन सा रिएक्शन से N2 बनेंगे, कौन से कंपाउंड से N2 बनेंगे, और ये आईआईटी ने पूछा था कौन से कंपाउंड से N2 नहीं बनेंगे। ठीक है, तो NH4Cl अमोनियम क्लोराइड को जब सोडियम नाइट्राइट के साथ रिएक्शन कराते हैं, सोडियम क्लोराइड और अमोनियम नाइट्रेट बनता है। अब इसी अमोनियम नाइट्रेट को जब हम हीट करेंगे तो N2 गैस और वाटर हमें वहां से मिल जाता है, तो N2 गैस यहां से मिल जाता है। तो एक मेथड। सेकंड क्या है, अमोनियम डाइक्रोमेट। अमोनियम डाइक्रोमेट को जब हम हीट करते हैं तो हमारे पास नाइट्रोजन गैस निकलते हैं, लेकिन ये जो नाइट्रोजन गैस यहाँ से निकल रहा है वो प्योर फॉर्म नहीं होते हैं। अगर हमें वेरी प्योर फॉर्म ऑफ N2 हमें चाहिए तो हमें बेरियम नाइट्राइड से बनाना पड़ेगा। बेरियम नाइट्राइड को जब हम हीट करेंगे तो बेरियम निकल जाएगा उससे, और नाइट्रोजन गैस हमें उनसे मिल जाएगा, और यहाँ पे जो नाइट्रोजन गैस मिलेंगे वो प्योर फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है, तो हमने देख लिया कैसे नाइट्रोजन गैस को बना सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन गैस। तो नाइट्रोजन गैस के नाइट्रोजन के दो आइसोटोप्स होते हैं, एक तो नाइट्रोजन 14th जिसके मास होते हैं, एक नाइट्रोजन 15th जिसके 15th मास होते हैं। दो आइसोटोप्स हैं। नाइट्रोजन इज इनर्ट एट रूम टेम्परेचर। नाइट्रोजन रिएक्शन नहीं करेगा रूम टेम्परेचर पे। क्यों नहीं करता? ड्यू टू हाई बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ N2। N2 में N ट्रिपल बॉन्ड N है, जिसके कारण इस तीन बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी ज्यादा चाहिए, तो रूम टेम्परेचर में इतनी एनर्जी नहीं मिलेगी जो नाइट्रोजन के तीन बॉन्ड को तोड़ सके। इसलिए क्या होते हैं, ये इनर्ट होते हैं, रूम टेम्परेचर में किसी से भी रिएक्शन नहीं करेगा। रिएक्शन विथ मेटल। मेटल से अगर हमने रिएक्शन कराया नाइट्रोजन गैस के, तो अल्कली मेटल्स में सिर्फ लिथियम जो है वो नाइट्राइड बनाता है, और जो ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है वो सारे नाइट्राइड बनाते हैं। ठीक है, तो लिथियम नाइट्राइड को, अगर लिथियम को नाइट्रोजन के साथ ट्रीट करा तो लिथियम नाइट्राइड बन जाएंगे, मैग्नीशियम के साथ ट्रीट करा मैग्नीशियम नाइट्राइड बन जाएंगे। नेक्स्ट हम देखें नॉन मेटल, जैसे हाइड्रोजन गैस के साथ नाइट्रोजन के रिएक्शन कराए तो काफी फेमस रिएक्शन है N2+3 अमोनिया गैस का प्रिपरेशन होता है, जिसको हम आयरन और मोलिब्डेनम के प्रेजेंस में हाई प्रेशर और टेम्परेचर भी थोड़ा ज्यादा रख के हम अमोनिया बनाते हैं। नेक्स्ट N2+O2 से NO बनाना, ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन इसलिए है क्योंकि N ट्रिपल बॉन्ड N और O डबल बॉन्ड O के बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी काफी ज्यादा होते हैं, इसलिए NO को बनाने में हमें एनर्जी देनी पड़ती है। NH3 को बनाने में एनर्जी नहीं देनी पड़ती, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। नेक्स्ट हम दूसरा कंपाउंड देखें, अमोनिया। अमोनिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है? अमोनिया में टोटल आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर के साथ ये ट्राइगोनल पिरामिडल का स्ट्रक्चर बनाता है। अब अमोनिया के प्रिपरेशन देखें किस किस तरीके से अमोनिया को बनाया जाता है। फर्स्ट हम देखें फ्रॉम डीके ऑफ यूरिया। यूरिया को डीके करने से, यूरिया को अगर हमने वाटर के साथ रिएक्शन करा दिया, यूरिया को वाटर के साथ रिएक्शन करा दिया तो अमोनियम कार्बोनेट बनते हैं। उस अमोनियम कार्बोनेट को अगर हमने हीट किया, अमोनियम कार्बोनेट को हीट करा तो वहां से अमोनिया गैस हमें मिल जाता है, वाटर और CO2 गैस मिलते हैं। ठीक है, वाटर हमें लिक्विड फॉर्म में मिलेगा और CO2 गैस निकल जाएंगे, तो यहाँ से अमोनिया गैस हमें मिल जाता है। नेक्स्ट दूसरा क्या है, साइनामाइड प्रोसेस। साइनामाइड प्रोसेस में कैल्शियम साइनाइड के साथ वाटर का रिएक्शन करवाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और यूरिया मिल जाते हैं। फिर से इस यूरिया को जब हम NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें सोडियम कार्बोनेट और अमोनिया का फॉर्मेशन हो जाता है। तो अमोनिया के दो तरीके से, अगर हमने लार्ज स्केल में, अगर इंडस्ट्री में हमें बनाना है तो हम हेबर्स प्रोसेस के यूज करते हैं। हेबर्स प्रोसेस को N2 और अमोनिया का रिएक्शन हम किसके प्रेजेंस में, आयरन और मोलिब्डेनम के प्रेजेंस में कराते हैं। आयरन क्या होता है, कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है, और ये मोलिब्डेनम होते हैं प्रमोटर, जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाता है। और ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है जिसमें हीट रिलीज होती है, और प्रेशर को हमें हाई प्रेशर रखना पड़ता है और टेम्परेचर को भी थोड़ा ज्यादा रखना पड़ता है, क्योंकि N ट्रिपल बॉन्ड N को हमें तोड़ना होता है। तो ये अमोनिया बनाने का, अगर लार्ज स्केल में हमें बनाना है तो हेबर्स प्रोसेस यूज करते हैं। नेक्स्ट अमोनिया के साथ अमोनिया के साथ क्या होते हैं, वाटर भी निकलते हैं। तो अगर हमें उस वाटर को हमें हटाना है, जैसे यहाँ पे देख रहे हो अमोनिया के साथ वाटर बना है, तो हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट का यूज करते हैं। तो फॉर ड्राइंग अमोनिया क्विक लाइम CaO का यूज करते हैं, यूज्ड
एज इट डज नॉट रिएक्ट विथ अमोनिया, ये अमोनिया के साथ रिएक्शन नहीं करता, लेकिन अगर उसमें वाटर प्रेजेंस है तो वाटर के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइन को अगर हमने अमोनिया को में वाटर प्रेजेंस है तो क्विक लाइन डाल देंगे, वो वाटर के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेंगे और अमोनिया को ऐसे ही छोड़ देगा। अब और कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्यों नहीं यूज कर सकते, हम कैल्शियम ऑक्साइड ही क्यों यूज करेंगे? तो अमोनिया क्या करता है और डिहाइड्रेटिंग एजेंट के साथ रिएक्शन कर लेते हैं, जैसे H2SO4 अगर हमने डाला या CaCl2 डाला या तो P2O5 डाला, ये भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ये भी वाटर के साथ वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन अगर ये सब हमने डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करा तो अमोनिया क्या कर लेगा, उसके साथ रिएक्शन कर लेगा। कैसे? अमोनिया H2SO4 के साथ रिएक्शन करके अमोनियम सल्फेट बना देगा, कैल्शियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके एडिशन प्रोडक्ट बना लेगा, कैल्शियम क्लोराइड ऑक्टा अमोनिएटेड। ठीक है, नेक्स्ट P2O5 के साथ रिएक्शन करके ये अमोनियम फोस्फेट बना लेता है। मतलब हमें क्या करना था, डिहाइड्रेटिंग करना था, वहां से वाटर को एब्जॉर्ब कराना था और रिएक्शन क्या हो जा रहा है, अमोनिया के साथ रिएक्शन हो जा रहे हैं। इसलिए हम इन डिहाइड्रेटिंग एजेंट को हम यूज नहीं करते हैं अमोनिया को डिहाइड्रेट कराने के लिए। नेक्स्ट हम देखें फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। तो फिजिकल प्रॉपर्टी, इट इज सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में अमोनिया सॉल्युबल होता है। क्यों? तो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन विथ वाटर, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। हमें हाइड्रोजन बॉन्ड पता है कि किसी ए के साथ H अगर लगा हुआ है और किसी बी के साथ इसका इंटरेक्शन हो रहा है, और ए और बी क्या होते हैं, ए और बी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए, तो इसके बीच जो इंटरेक्शन हो रहा है उसी इंटरेक्शन को हम क्या नाम देते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो नाइट्रोजन के, जैसे यहाँ पे देखें हम ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन और किसी दूसरे मतलब नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ इसका इंटरेक्शन होना तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। तो जैसे ही वाटर में हम अमोनिया को डालेंगे तो अमोनिया क्या करेगा, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करेगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, ये वाटर में सॉल्युबल। नेक्स्ट देखें हम, हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट अमोनिया इज इन कंपैरिजन टू अदर हाइड्राइड्स, जैसे PH3 ये सब के साथ अगर हम कंपैरिजन करें बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का, तो अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि अमोनिया क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड खुद में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, कैसे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करे, जैसे देख लो ये अमोनिया है, दूसरे अमोनिया के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा। ठीक है, तो इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इसमें एक एक्स्ट्रा टाइप ऑफ बॉन्डिंग होगी जिसको तोड़ने में एनर्जी लगेगा, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाते हैं, अमोनिया नाइट्रोजन के हाइड्राइड से और ज्यादा हो जाते हैं किसी और हाइड्राइड के कंपैरिजन में। नेक्स्ट हम देखें, लिक्विड अमोनिया हैज हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन। अगर हमें इसको वेपराइज करना है, वेपर में कन्वर्ट करना है, तो हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, हीट ऑफ वेपराइजेशन ज्यादा चाहिए। इसलिए क्या, इसकी हीट ऑफ वेपराइजेशन ज्यादा होती है, इसलिए हम इसको रेफ्रिजरेशन में भी अमोनिया को यूज करते हैं, रेफ्रिजरेट करने के लिए अमोनिया का भी यूज किया जाता है। तो ये सारे इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज थे। नेक्स्ट हम देखें इनके केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो हाईली स्टेबल होंगे ना अमोनिया हाईली स्टेबल होते हैं एंड डिकम्पोजेस टू N2 एंड H2, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में ये टूट जाएंगे, N2 और हाइड्रोजन में टूट जाते हैं। जैसे मैंने वहां पे लिखा था अमोनिया के फॉर्मेशन में हेबर्स प्रोसेस में ये रिवर्सिबल प्रोसेस, अगर हमें उतने टेम्परेचर जितना एनर्जी रिलीज कर रहा है उसको मिल जाए तो ये N2 और 3H2 में फिर से टूट जाएंगे। ठीक है, तो ये N2 और H2 हाइड्रोजन गैस और नाइट्रोजन गैस बनाते हैं। बेसिक नेचर, इनके बेसिक नेचर होते हैं। बेसिक नेचर की बात करें तो कैसे बेसिक नेचर, किसी एसिड के साथ रिएक्शन कर ले तो नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर होता है, लोन पेयर किसी H+ को देके वो उसके साथ रिएक्शन कर लेता है। जैसे H+ के साथ करा दे तो ये बना लेगा NH4+ बना लेंगे। NH3HCl के साथ करा दे तो NH4 और Cl- मतलब NH4Cl बना लेगा। वाटर के साथ करा दो तो NH4OH बना लेगा, है ना। तो ये सब में हमें देखने को मिल रहा है कि नाइट्रोजन क्या कर रहा है, H+ के साथ रिएक्शन कर ले रहा है। तो H+ के साथ रिएक्शन कर लेना, अब हमें पता है ब्रोंस्टेन बेस कौन होते हैं, जो H+ एक्सेप्ट करे, जो H+ डोनेट करे वो एसिड, जो H+ एक्सेप्ट करे वो बेस। तो यहाँ पे अमोनिया क्या कर रहा है, सारे अमोनिया यहाँ पे भी और यहाँ पे भी H+ को एक्सेप्ट करा है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, इसे बेस बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखिए फॉर्मेशन ऑफ अमाइड। जो सोडियम का अगर हमने अमोनिया के साथ रिएक्शन करा दिया
तो सोडा अमाइड बना देता है सोडियम अमाइड। ये रिएक्शन पढ़ा भी होगा ना तुमने, ब्लू कलर का जो सॉल्यूशन कर देता है। अल्कली मेटल्स जब अमोनिया के साथ रिएक्शन करते हैं तो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स के कारण ब्लू कलर हो जाता है, कुछ देर के बाद वो ब्लू कलर खत्म हो जाते हैं, तो फिर सोडा अमाइड बन जाता है। तो अल्कली मेटल्स के साथ अगर हमने या मेटल्स के साथ रिएक्शन करा दिया तो अमाइड का फॉर्मेशन कर लेते हैं अमोनिया। नेक्स्ट हम देखें रिएक्शन ऑफ एक्वस अमोनिया। एक्वस अमोनिया का अगर हमने रिएक्शन किसी से करवाया, एक्वस अमोनिया मतलब NH3 में पानी डाल दो मतलब एक्वस अमोनिया हो जाएगा। NH3 प्लस वाटर, NH3 प्लस वाटर एक्वस अमोनिया, दैट इज NH4OH। तो इसी को हमने क्या नाम दिया है, एक्वस अमोनिया। ठीक है, तो एक्वस अमोनिया का रिएक्शन हम देखेंगे, फॉर्म हाइड्राइड्स एज प्रेसिपिटेट। तो ये क्या करते हैं, एक्वस अमोनिया का अगर हमने किसी के साथ रिएक्शन करवाया तो वो क्या बना लेता है, हाइड्राइड का फॉर्मेशन कर लेता है, प्रेसिपिटेट बना लेते हैं। ठीक है, जैसे क्रोमियम क्लोराइड का अगर हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करा दिया तो क्रोमियम हाइड्रोक्साइड के ग्रीन प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अमोनियम क्लोराइड भी बन जाता है। अगर आयरन क्लोराइड के साथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करा दिया तो आयरन हाइड्रोक्साइड के रेड प्रेसिपिटेट बन जाते हैं और अमोनियम क्लोराइड बाहर निकल, अमोनियम क्लोराइड भी साथ में बनते हैं जो कि सॉल्यूशन में होंगे। ये दोनों सॉल्यूशन में होंगे और रेड प्रेसिपिटेट क्या बना लेगा, हमारा आयरन का हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब ये जो अमोनिया है लुईस बेस की तरह बिहेव करेगा, है ना। क्यों लुईस बेस की तरह बिहेव करेंगे, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण लुईस बेस की तरह भी बिहेव करता है, जैसे और लिगेंड्स की तरह बिहेव भी करता है। लिगेंड्स पता है सबको, जो लोन पेयर डोनेट करे सेंट्रल मेटल एटम को। अगर कॉपर 2+ के साथ हमने अमोनिया का रिएक्शन करा दिया तो ये लिगेंड की तरह बिहेव करा यहाँ पे और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के कंपाउंड बना लिए इसने। ये क्या है, स्क्वायर प्लेनर कंपाउंड बना लेता है। ये पढ़ा भी है तुम लोगों ने, स्क्वायर प्लेनर कंपाउंड बनाते। AgCl का जब हमने अमोनिया के साथ रिएक्शन करा तो Ag को भी अपना अमोनिया लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा और 2 कोऑर्डिनेशन नंबर 2 के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना देंगे, सिल्वर के डायमीन, है ना, डायमिनो सिल्वर क्लोराइड बना लेंगे। नेक्स्ट हम देखें तो 2 कंपाउंड हमने पढ़ लिया नाइट्रोजन के। एक तो हमने क्या देखे, एक हमने देख लिया नाइट्रोजन N2 गैस, दूसरा हमने देख लिया NH3। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर हमने बना दिया है, इसमें एक OH बॉन्ड होते हैं, यही H+ डोनेट होते हैं, यही एसिडिक H है। ठीक है, तो ये इसके स्ट्रक्चर इस टाइप होते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे। यहाँ पे बॉन्ड एंगल 120 होंगे, यहाँ पे बॉन्ड एंगल 109 से थोड़ा छोटा होगा ड्यू टू लोन पेयर रिपल्सन। ठीक है, लोन पेयर रिपल्सन। नेक्स्ट हम देखें इसकी प्रिपरेशन कैसे करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ HNO3। तो इसके प्रिपरेशंस के रिएक्शंस तुम्हें याद रखने पड़ेंगे। जैसे लैब में अगर हमें बनाना है तो कैसे करेंगे, जब सोडियम नाइट्रेट अगर हमारे पास है तो सोडियम नाइट्रेट का रिएक्शन, सोडियम नाइट्रेट इसका नाम है, सबको पता होगा सोडियम नाइट्रेट, है ना। जब सोडियम नाइट्रेट का रिएक्शन H2SO4 के साथ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराएंगे तो सोडियम बाइसल्फेट बन जाएंगे, सोडियम बाइसल्फेट मिलेगा हमें और HNO3 मिल जाएंगे, नाइट्रिक एसिड मिल जाएंगे हमें, नाइट्रिक एसिड मिल जाएंगे। ठीक है, ऑसवाल्ड प्रोसेस से बनाया जाता है। ऑसवाल्ड प्रोसेस से कैसे बनाए जाते हैं, ध्यान देना। अमोनिया को में पहले SO2 के साथ रिएक्शन कराया जाता है, प्लेटिनम या रुबिडियम के गॉज के साथ, है ना। तो 4NO और एनर्जी रिलीज होती है। अब इस जो NO यहाँ पे बना, उस NO को हम ऑक्सीडाइज कर देंगे। NO में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +4 में लेके जाएंगे, NO2 बना देंगे। अब इस NO2 का जब हम वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो नाइट्रस एसिड भी बनता है और नाइट्रिक एसिड भी बनते हैं। नाइट्रस और नाइट्रिक एसिड दोनों बनते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नाइट्रोजन का डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो रहा है ना। नाइट्रोजन +4 में था, +3 में भी जा रहा है। देखो यहाँ पे +3 में भी जा रहा है और +5 में भी जा रहा है। मैंने बताया भी था नाइट्रोजन अगर +1 से +4 तक है तो डिस्प्रोपोर्शनेट होने के चांसेस रहते हैं उसमें। अब क्या होगा, ये HNO3 हमारा एक तो बन गया HNO3। अब ये जो नाइट्रस एसिड था वो भी ये HNO3 में कन्वर्ट हो जाते हैं और NO निकाल दो। अब फिर से इस NO का यूज करके हम बना सकते हैं ना। तो ये काफी अच्छा प्रोसेस है नाइट्रिक एसिड बनाने का, तो ये हमें याद रखना है ये प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें सम मेटल्स क्रोमियम और एल्यूमिनियम डू नॉट डिसॉल्व इन कंसंट्रेटेड HNO3।
बाकी सारे अधिकतर क्या हो जाते हैं, ये HNO3 में डिसॉल्व हो जाते हैं। अधिकतर मेटल्स क्या होते हैं, HNO3 में डिसॉल्व हो जाते हैं। क्रोमियम और एल्युमिनियम नहीं होता है डिसॉल्व। क्यों नहीं होता? बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ पैसिव फिल्म ऑफ ऑक्साइड ऑन द सरफेस। एल्युमिनियम और क्रोमियम के क्या हो जाए, ऑक्साइड्स आ जाएंगे, इसके सरफेस पे बन जाएंगे, जिसके कारण क्या होगा, उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, इसलिए उसमें वो सॉल्युबल फिर नहीं हो पाएगा, डिसॉल्व नहीं होंगे। ठीक है। इट ऑल्सो वर्क्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो क्या ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी बिहेव करता है? क्यों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करे? क्योंकि HNO3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या मैक्सिमम है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है। मतलब ये खुद क्या होगा, ये खुद रिड्यूस होंगे, सेल्फ रिड्यूस होंगे। अगर खुद रिड्यूस होंगे तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेंगे, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। अगर हमने I2 का रिएक्शन HNO3 के प्रेजेंस में करा दिया तो HiO3 में कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब 0 से +5 ऑक्सीडाइज कर दिया ना, कार्बन को ऑक्सीडाइज करके कार्बन +4 में ले जाएगा, S8 को S+6 में, या 0 से +6 में ले जाएगा, S8 है ये। P4 को S3PO4 +5 में ले जाएगा। मतलब ये HNO3 क्या है, यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, जो सारे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखें, इन एक्वस सॉल्यूशन HNO3 एग्जिस्ट as planar molecules and behave as strong acid giving H3O+ and NO3-। अगर हमने वाटर में डाल दिया HNO3 को तो ये H3 वाटर को अपने H+ डोनेट कर देता है, करेगा ही, क्योंकि HNO3 इज गुड एसिड देन H2। H2 यहाँ पे बेस की तरह बिहेव करेगा, है ना, ये बेस की तरह बिहेव करेगा, ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, एसिड को H+ दे रहा है यहाँ पे। तो अब NO3- बन गया। अब NO3- का स्ट्रक्चर कैसे बन जाएंगे, NO- और ये NO3- के स्ट्रक्चर बन जाएंगे। अब ये प्लेनर है ना, ये प्लेनर कंपाउंड बना लेते हैं। ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड गिविंग H3O+ एंड NO3। ठीक है। लेकिन अगर HNO3 की बात करें तो प्लेनर नहीं है। क्यों नहीं प्लेनर है? ड्यू टू लोन प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, यहाँ पे प्लेनिटी नहीं है। अब कॉपर का, अब इसके जो रिएक्शंस देखिए, ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, ये हमें याद रखना है रिएक्शन कैसे। देखो, कॉपर के साथ अगर हमने डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन कराया तो कॉपर नाइट्रेट बनेंगे और NO गैस निकालते। ये याद रखने की चीज है, यहाँ पे NO गैस निकल रहा है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि यहाँ पे जो गैस निकल रहा है पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से देख लोगे, ये पैरामैग्नेटिक है क्योंकि NO में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कॉपर का अगर हमने HNO3 के साथ रिएक्शन कराया, वो भी कंसंट्रेटेड के साथ अगर हमने कराया, तो कॉपर नाइट्रेट तो बनेगा ही, लेकिन यहाँ पे जो गैस निकल रहे हैं वो NO2 गैस निकलेंगे। ठीक है। तो NO2 गैस निकलेंगे, यहाँ पे ये भी पैरामैग्नेटिक होता है। NO2 में भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस होते हैं। जिंक का अगर हमने रिएक्शन कराया तो ध्यान देना, यहाँ पे N2O बन रहा है, ध्यान दे रहे हो ना, N2O बनता है। अगर हमने जिंक का रिएक्शन कराया डाइल्यूट HNO3 के साथ तो जिंक के नाइट्रेट बने और N2O नाइट्रस एसिड कौन होते हैं, नाइट्रस एसिड लाफिंग गैस है ना, लाफिंग गैस बनाता है, ये लाफिंग गैस बनाते हैं। ठीक है। और अगर हमने कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन कराए तो NO2 गैस बन रहे हैं। तो हमें यहाँ पे ये चीजें याद रखनी है। मैं अभी याद रखने का तरीका बताऊंगा, किससे वो N2O बनाता है, किससे NO बनाता है और किससे NO2 बनाता है। अब अगर हमें NO3- जैसे HNO3 में NO3- है, जैसे NaNO3 में NO3- है, तो उसका हम टेस्ट कैसे करेंगे कि उसमें NO3- प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। तो हम इसमें यूज करते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट, है ना, ब्राउन रिंग टेस्ट करते हैं, किया भी होगा स्कूल में। तो NO3 में हम कैसे क्या करते हैं, पहले आयरन के सल्फेट डाल देते हैं, आयरन के सल्फेट और H2SO4, ये H2SO4 से आया H+ और ये FeSO4 से आया। ठीक है। तो NO बनता है। अब इस NO में हम क्या करते हैं, NO बाद में क्या NO है ना, जो FeH2 यहाँ पे Fe+3 है और H2O Fe+2 जो होता है वो H2O के साथ क्या करता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। ये जब NO से रिएक्शन करके यहाँ पे ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स बना लेता है। मतलब जो वाटर है और H2SO4 प्रेजेंस है, वाटर H2SO4 के बीच में क्या होता है, बीच में एक रिंग बनते हैं। ठीक है। उसी रिंग को हम क्या, ब्राउन कलर के रिंग बनते हैं, ये ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे ना +1 है, तो एक ऐसा एक ही कंपाउंड है जिसमें आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है। तो याद रखने वाली चीज है ये।